जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सभी अच्छे ही होंगे। दोस्तों, मैं आपका अपना साथी धैर्य उपाध्याय आपके अपने चैनल स्टडी विद धैर्य माही में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं कि मैंने आप लोगों के लिए घटना चक्र पूर्वावलोकन 2023 के अंतर्गत पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, जिसे ईवीएस या एनवायरमेंटल स्टडी भी कहते हैं, की जो सीरीज शुरू की थी, जिसमें हम पहले चैप्टर का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने इस चैप्टर के अब तक 10 टॉपिक का अध्ययन कर लिया है। आज हम इस चैप्टर के अंतर्गत उसी के जो 2 शेष टॉपिक रह गए हैं, उनका अध्ययन करेंगे। तो आइए दोस्तों, पहले हम जानेंगे हमारे चैप्टर का क्या नाम है। जैसा कि वैसे तो आप लोगों को पता ही है, बट बताएंगे, और जो हमने टॉपिक रीड आउट कर लिए हैं उनको बताएंगे कि हमने कौन कौन से टॉपिक अब तक पढ़ लिए, और जो हमारे शेष 2 टॉपिक हैं जो कि इस चैप्टर को आज हम फिनिश करेंगे, इसके अंतर्गत उन 2 टॉपिकों को भी हम पढ़ेंगे। ठीक है? तो मैं आपको बता दूं कि अब तक जो हमने टॉपिक पढ़े थे या जिन टॉपिकों का अध्ययन किया था, उनके नाम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे चैप्टर का जो नाम है। हमारा चैप्टर पहला चल रहा है और जिस चैप्टर का नाम है पर्यावरण एवं सतत विकास। इसमें हमने 10 टॉपिक कवर किए, यानी उन 10 टॉपिकों का हमने अध्ययन किया। तो हमारा पहला टॉपिक था उसमें पर्यावरण, और दूसरा टॉपिक था धारणीय विकास या सतत विकास। तीसरा हमारा टॉपिक था प्रकृति में कार्बन चक्र व जल चक्र। चौथा हमारा टॉपिक था वायुमंडल। पांचवा पर्यावरण सुरक्षा। छठवां धारणीय विकास। सातवां पृथ्वी शिखर सम्मेलन, जिसे रियो समिट भी कहते हैं। ठीक है? और आठवां था एजेंडा 21। नौवां था हमारा रियो +20 सम्मेलन, और 10वां था विभिन्न संगठन एवं संस्थान। अब जो हमारे आगे के जो 2 शेष टॉपिक रह गए हैं, यानी हमारे इस चैप्टर में कुल 12 टॉपिक थे, जिनमें से हमने 10 को पढ़ लिया, 10 का अध्ययन कर लिया, और जो शेष 2 टॉपिक रह गए हैं वो आज इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि वो हमारे 2 टॉपिक कौन से हैं। तो 11वां टॉपिक आपका है पर्यावरण संरक्षण से संबंधित अधिनियम। पर्यावरण संरक्षण से संबंधित अधिनियम, इसका अध्ययन करेंगे। फिर इसके बाद अध्ययन करेंगे पर्यावरण परीक्षोपयोगी तथ्य। ठीक है? तो फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस लगाएंगे जो कि हमारे परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं। ठीक है ना दोस्तों? तो चलिए हम सबसे पहले अब बात करेंगे जो हमारा टॉपिक है पर्यावरण संरक्षण से संबंधित अधिनियम। चलिए शुरू करते हैं। पर्यावरण की सुरक्षा के संदर्भ में विभिन्न प्रकार के अधिनियम पारित किए गए हैं। ठीक है ना दोस्तों? एक सेकंड। पर्यावरण सुरक्षा के संदर्भ में विभिन्न प्रकार के अधिनियम पारित किए गए हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ठीक है, या इसे बोल सकते हैं द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। ठीक है? ये किस एक्ट के तहत है? एक्ट 1986। ठीक है? अधिनियम को हम एक्ट भी बोल सकते हैं। भारतवर्ष 1986 में, भारत में वर्ष 1986 में पारित हुआ था। यानी यह अधिनियम कब पारित हुआ था? 1986 में पारित हुआ था। ठीक है? 1986 में पारित हुआ था। यह संपूर्ण भारत में लागू है। ठीक है? आपसे पूछा जाए कि पर्यावरण संरक्षण कहाँ लागू है, तो ये पूरे भारत में लागू है। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम
1986 को छाता विधान या अम्ब्रेला लेजिस्लेशन के रूप में जाना जाता है। ठीक है ना। वर्ष 1972 में स्टॉकहोम आयोजित संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन के निर्णयों को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया गया। अब आपसे पूछा जाता है कि ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 क्यों पारित किया, तो ये मानव पर्यावरण सम्मेलन के निर्णयों को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से के भारत सरकार ने फिर इस अधिनियम को बनाया, जो भी हमारा पर्यावरण है। ठीक है, तो जो हमारा प्रथम पर्यावरण सम्मेलन था, तो उसके जो निर्णय लिए गए थे, उनको कार्यान्वित करने के उद्देश्य से बनाया गया। ठीक है, या पारित किया गया। यह अधिनियम केंद्र सरकार को शक्ति देता है। अब आपसे पूछा जाए कि ये बताइए, भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम क्यों पारित किया है, तो ये हमारी जो केंद्र सरकार है उसको शक्ति प्रदान करता है या शक्ति देता है। और ये किस प्रकार की शक्ति देता है, वह अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार लाने तथा संरक्षण के लिए पर्यावरणीय प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण, उपशमन के उपाय करे। ठीक है, उल्लेखनीय है कि भोपाल गैस त्रासदी के बाद भारत सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया था। अब आपसे कोई पूछ लेता है कि ये बताइए, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कौन से अनुच्छेद के तहत पारित किया गया था, तो आप बोलेंगे 253 यानी 253। ठीक है ना दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं। इस अधिनियम ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बनाए गए अन्य कानून को समन्वय बनाने व उन्हें मार्गदर्शन प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है, यानी जो अन्य कानून इसके द्वारा बनाए गए थे, तो उनका मार्गदर्शन करने की एक अहम भूमिका निभाई है, यानी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब देखिए, जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन किया गया है। ठीक है, तथ्य है कि 22 जुलाई 2010 गजट नोटिफिकेशन के द्वारा जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति, ठीक है, यानी इसे बोल सकते हो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी या कमेटी, ठीक है, का नाम बदलकर, यानी जो हमारी जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति थी उसका नाम 2010 में बदलकर क्या रख दिया गया, आनुवंशिक इंजीनियरिंग आकलन समिति रख दिया गया। ठीक है, पर्यावरण संतुलन के संरक्षण प्रत्यक्षतः संबंध वन नीति पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का है। ठीक है, अब वन नीति और पर्यावरण किस अधिनियम के तहत है, तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत है। ठीक है, जो कि हमारा 1986 का था, जबकि औद्योगिक नीति और शिक्षा नीति में भी पर्यावरणीय दृष्टिकोण को सम्मिलित किया गया है। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रीय हरित अधिकरण 2010 भारतीय संविधान के अंतर्गत दिए गए नागरिकों को स्वच्छ पर्यावरण में रहने के
अधिकार, जो जीवन के अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्निहित के रूप में हैं या अनुरूप हैं। ठीक है, इस अधिनियम के द्वारा देश एवं राष्ट्रीय अधिकरण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का गठन किया गया है। ठीक है, तो जो हमारे राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 यानी जो भारतीय संविधान के अंतर्गत जो नागरिकों को स्वच्छ पर्यावरण में रहने का अधिकार प्राप्त हुआ है, वो अनुच्छेद कौन सा है हमारा? 21 अनुच्छेद है, 21 अनुच्छेद। ठीक है, और इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, आइए बात करते हैं। तो इसके जो वर्तमान के अध्यक्ष हैं वो हैं आपके जस्टिस आदर्श कुमार गोयल। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन है? जस्टिस आदर्श कुमार गोयल। राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना, अब आपसे पूछ लेता है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई 18 अक्टूबर 2010 में। ठीक है, कब हुई? 18 अक्टूबर 2010 में। राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत 18 अक्टूबर 2010 को हुई थी। इसकी स्थापना पर्यावरण बचाव एवं वन संरक्षण और अन्य प्राकृतिक संसाधन सहित पर्यावरण से संबंधित किसी भी कानूनी अधिकार के प्रवर्तन, पीड़ित व्यक्ति अथवा क्षतिग्रस्त संपत्ति के लिए क्षतिपूर्ति प्रदान करने और इनसे जुड़े मामलों को प्रभावशाली तीव्र गति से निपटारा करने के लिए की गई है। उल्लेखनीय है कि अधिकरण पर्यावरण के मामलों में धूर्त गति से पर्यावरणीय न्याय और उच्च न्यायालयों के मुकदमों के भार को कम करने में मदद करेंगे। ठीक है ना दोस्तों, चलिए अब इस हमने पढ़ा अब तक इसका नोट। अब इससे जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उन्हें हम लगाएंगे, जो कि हमारे प्रीवियस पेपरों में आए हुए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 1, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ, यानी भारत में जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम था वो कब पारित हुआ था? ऑप्शन ए है आपका 1981 में, ऑप्शन बी 1986 में, ऑप्शन सी 1995 में, ऑप्शन डी 2000 में। तो आपका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित हुआ था, तो आपका जो ऑप्शन है वो बी बिल्कुल सही है। ठीक है ना, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 भारत वर्ष 1986 में पारित हुआ था और यह संपूर्ण भारत में लागू हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, जो यूपीपीसीएस मेंस में आया हुआ है 2017 में। ठीक है ना, अब क्वेश्चन है आपका पर्यावरण के परीक्षण एवं संरक्षण हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत सरकार द्वारा कब पारित किया गया? अब आपसे कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा कब पारित किया गया था। ऑप्शन है आपका 1986, ऑप्शन बी 1981, ऑप्शन सी 1987, ऑप्शन डी 1978। तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। 1986 में ही यह अधिनियम पारित किया गया था। भारत के ऑप्शन इसका ए बिल्कुल राइट आंसर है। पर्यावरण के परिसंरक्षण एवं संरक्षण हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम यानी द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट वर्ष 1986 में पारित हुआ था। इसे छाता विधान या अम्ब्रेला लेजिस्लेशन के रूप में जाना जाता है। वर्ष 1972 में स्टॉकहोम में आयोजित
संयुक्त राष्ट्र के प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन के निर्णयों को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया था। ठीक है ना दोस्तों, समझ में आ गया। साथ के साथ मैं क्वेश्चंस की डिटेल्स भी आपको बताता जा रहा हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 आता है आपका। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? भारत में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित हुआ था? ऑप्शन बी है आपका 1980, ऑप्शन ए 1980, ऑप्शन बी है आपका 1986, ऑप्शन सी है आपका 1992, ऑप्शन डी है आपका 1994। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन बी है वो बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 4 आएगा अब आपका। निम्नलिखित वर्ष में से कब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ? ये भी आप आंसर एकदम से क्वेश्चन देखेंगे, फटाक से इसका आंसर दे देंगे, क्योंकि ये भी हमारा 1986 में हुआ था। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ऑप्शन देखते ही आप आंसर दे सकते हो। 1982 में, यानी ऑप्शन ए 1982 में नहीं हुआ था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन सी 1990 में नहीं हुआ और ऑप्शन डी 1994 में नहीं है। यानी इसका जो ऑप्शन बी है वो बिल्कुल राइट आंसर है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था 1986 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया? अब इसका राइट आंसर आपको बताना है। ऑप्शन ए 1982, ऑप्शन बी 1986, ऑप्शन सी 1990, ऑप्शन डी 1994। तो इसका राइट जो आंसर है वो है ऑप्शन बी 1986, यानी 1986। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वही क्वेश्चन पलट पलट के पूछ लिया गया है। पर्यावरण अधिनियम या संरक्षण अधिनियम कुछ भी आए, आपको 1986 ही लगाना है ऑप्शन में। ठीक है, अब चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। भारत सरकार द्वारा पर्यावरण का परिक्षण यानी संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? ये यूपीपीसीएस प्री 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें जो भी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ वो यूपीपीसीएस या किसी न किसी परीक्षा से रिलेटेड है। ठीक है, तो क्वेश्चन सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, सारे क्वेश्चंस को देखें। ठीक है, इसका जो ऑप्शन है ए ऑप्शन 1974 यानी 1974, ऑप्शन बी 1986 1986, ऑप्शन सी 1971 यानी 1971 और ऑप्शन डी है आपका 1981 यानी 1981। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1986। इसे भी आप बस केवल ऑप्शन देखते ही तुरंत लगा देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 7वां। ये एमपीपीसीएस में आया हुआ है, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश से है ये क्वेश्चन। मध्य प्रदेश पीसीएस का प्री एग्जाम में आया हुआ है 2013 में। ठीक है, तो पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम ईपीए को अन्य किस नाम से जानते हैं? बढ़िया क्वेश्चन है, बताइए किस नाम से जानते हैं? तो अभी जस्ट मैंने बताया था किस नाम से जानते हैं? छाता विधान। ठीक है ना, ऑप्शन ए छाता विधान, ऑप्शन बी छड़ी मुबारक, ऑप्शन सी पर्यावरण विधान, ऑप्शन डी इको संरक्षण नियम। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो राइट आंसर है। ठीक है, याद रखना दोस्तों। अब आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ठीक है, ये आईएएस प्री 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन है आपका,
जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन निम्नलिखित में से किसके अधीन किया गया था? ऑप्शन ए है आपका खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006। ऑप्शन बी है आपका माल के भौगोलिक उपदर्शन यानी रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण अधिनियम जियोग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999। ऑप्शन सी है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। ऑप्शन डी है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। देखिए ए ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत है, बी भी आपका बिल्कुल गलत है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब क्यों है वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत ही हुआ था। ठीक है, और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब हुआ था? वो 1986 में लागू हुआ था, यानी इसके अधीन जो जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन था इसके अधीन ही किया गया था। ठीक है, 22 जुलाई 2010 को गजट नोटिफिकेशन के द्वारा जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? आनुवंशिक इंजीनियरिंग आकलन समिति रख दिया गया। ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग एप्रिसिएल कमेटी कर दिया गया। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछ रहा है आपका, आईएएस प्री में आया हुआ क्वेश्चन है 2022 में। निम्नलिखित में कौन सा एक पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन गठित किया गया था? केंद्रीय जल आयोग ऑप्शन ए, ऑप्शन बी केंद्रीय भूजल बोर्ड, ऑप्शन डी केंद्रीय भूजल प्राधिकरण, ऑप्शन डी राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण। ठीक है, बताइए इसका राइट आंसर कौन सा है? इसका राइट आंसर सी है। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। अब वो कैसे है बताते हैं। सी राइट आंसर है इसका। देखिए केंद्रीय भूजल प्राधिकरण का गठन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 3 के तहत किया गया था। ठीक है, इसके उद्देश्य देश में भूजल संसाधनों के विकास एवं प्रबंध को विनियमित एवं नियंत्रित करना है। इसके अंतर्गत इस संगठन का दायित्व आर्थिक एवं पारिस्थितिक दक्षता के सिद्धांतों के आधार पर भारत के भूजल संसाधनों की खोज, मूल्यांकन, संरक्षण, वृद्धि, प्रदूषण से सुरक्षा और वितरण सहित वैज्ञानिक एवं सतत विकास तथा प्रबंधन हेतु प्रौद्योगिकियों का विकास एवं प्रसार, निगरानी तथा लागू करने के लिए इक्विटी इकट्ठा करना है। ठीक है ना, तो इसी से आपका पता चलता है कि क्वेश्चन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ये आपका यूपीपीसीएस मेंस में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है? नंबर 1 वन नीति, नंबर 2 पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986, नंबर 3 औद्योगिक नीति, नंबर 4 शिक्षा नीति। अब नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर बताइए। अभी इसका ऑप्शन ए तथा 2 यानी वन नीति और पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 ये ठीक है, या ऑप्शन बी 2 तथा 3, ऑप्शन सी 1 2 तथा 3, ऑप्शन डी चारों यानी सभी। अब बताइए इसका राइट आंसर कौन सा है? देखिए पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित सभी हैं। ये पर्यावरण नीति भी है, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 भी है,
औद्योगिक नीति भी है, शिक्षा नीति भी है। तो इस हमारा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, वो कैसे है? पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से प्रत्यक्षतः, ये हमने पढ़ा था, प्रत्यक्षतः संबंध वन नीति और पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 का है, जबकि औद्योगिक नीति और शिक्षा नीति में भी पर्यावरण दृष्टिकोण को सम्मिलित करता है। ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ये आपका जेपीसीएस में आया, प्री में 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। ऑप्शन ए 2008 में, ऑप्शन बी 2009 में, ऑप्शन सी 2010 में, ऑप्शन डी 2011 में। बताइए इसका राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, क्योंकि 2010 में हुआ था नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ठीक है, एनटीजी। ठीक है, अब इसकी विशेषता क्या थी उसके बारे में जान लीजिए। देखिए, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनटीजी अर्थात राष्ट्रीय हरित अधिकरण, ठीक है, इसका पूरा नाम है राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना भारत सरकार द्वारा 18 अक्टूबर 2010 को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के अधीन की गई थी। इसके द्वारा पर्यावरण संरक्षण, वन एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित मामलों को निपटाया गया था। ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 एमपीपीसीएस में आया हुआ है, प्री में 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, एनटीजी का पूर्ण रूप है, जो कि अभी हमने बिल्कुल पढ़ा है, तो इसका आंसर हम वैसे ही दे देंगे, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ठीक है, इसका पूरा नाम है, तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ज़्यादा ऑप्शन पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं पड़ी हमको। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 यानी क्वेश्चन नंबर 13 की। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये आपका जेपीसीएस में आया हुआ है, प्री 2016 में। देखिए, भारत के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव के संदर्भ में सत्य नहीं है? सत्य नहीं है वो बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म यानी सीडीएम की स्थापना, नंबर बी ऑप्शन बी नेशनल एडप्शन फंड के अंतर्गत 100 करोड़ रुपए का प्रारंभिक कोष के रूप में निवेश, ऑप्शन सी हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के सन सिटी में आयोजित बेसिक की 19वीं बैठक में शामिल न होना, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। तो अब इसका देखिए हम पता करते हैं। क्लीन डेवलपमेंट की स्थापना ये बिल्कुल सही है। नेशनल एडप्शन फंड के अंतर्गत 100 करोड़ रुपए के प्रारंभिक कोष के रूप में जो निवेश किया गया था ये भी बिल्कुल सही है। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के सन सिटी में आयोजित बेसिक की 19वीं बैठक शामिल करना होना ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब हमारे तीनों कथन सत्य हैं, और वो सत्य नहीं है वो बात पूछ रहा तो सत्य हैं। तो इसमें जो हमारा इसमें जो हमारा सत्य नहीं है ये पूछ रहा है। ठीक है, तो जो हमारा सत्य ऑप्शन नहीं है वो मेरे मुंह से निकल गया। ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही है इसके लिए। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कि देखिए हाल ही में ये कथन हमारा सत्य नहीं है कि हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के सन सिटी में आयोजित बेसिक की 19वीं बैठक शामिल का न होना। ठीक है, अब कैसे है उसकी मैं व्याख्या करता हूं आपके लिए। स्वच्छ विकास युक्ति यानी सीडीएम यूनियप ट्रिपल सी के क्योटो प्रोटोकॉल की धारा 12 के अंतर्गत वर्णित है। इसके तहत एनेक्सर फर्स्ट में विकसित देश गैर एनेक्सर फर्स्ट देशों में स्वच्छ विकास युक्ति परियोजनाएं
कार्यान्वित कर कार्बन क्रेडिट प्राप्त कर सकते हैं। कार्बन क्रेडिट का उपयोग विकसित देश अपनी राष्ट्रीय उत्सर्जन प्रतिबद्धताओं में हुई कमी को पूरा करने में कर सकते हैं। भारत सरकार द्वारा जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए नेशनल एडेप्शन फंड की स्थापना की गई। ये भी हमारा सही था। बेसिक 19वीं बैठक शामिल का न होना जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव का सामना करने से कोई संबंध नहीं है। ठीक है ना। तो इसलिए हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर था। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 यानी क्वेश्चन नंबर 14। ये आपका IAS प्री 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए बात करते हैं। देखिए, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा या से प्रावधान के अनुरूप्य अधिनियमित हुआ था या हुए थे। ठीक है, नंबर 1 स्वास्थ्य पर्यावरण के अधिकार के अनुरूप्य जो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के आधार का एक अंग माना जाता है। ऑप्शन 2 इसका 2 अनुच्छेद 275 फर्स्ट के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन का स्तर बढ़ाने के लिए प्रावधानिक अनुदान के अनुरूप्य। और नंबर 3 अनुच्छेद 243A के अंतर्गत उल्लिखित ग्राम सभा की शक्तियों और कार्यों के अनुरूप निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। नंबर जिसका जो ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 3, ऑप्शन डी 1, 2, 3। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो बताइए। इसका राइट आंसर है केवल ए। ठीक है, राइट आंसर ए। चलिए जानते हैं ए कैसे है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 भारतीय संविधान के अंतर्गत दिए गए नागरिकों को स्वच्छ पर्यावरण में रहने का अधिकार जो जीवन के आधार अनुच्छेद 21 से अंतर्निहित है के रूप में है। ठीक है, इसे अधिनियम के द्वारा देश में एक राष्ट्रीय अधिकरण यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का गठन किया गया था। ठीक है, तो हमारा जो केवल एक है ना वो बिल्कुल सही है। ये कि इसमें दे रहा है स्वस्थ पर्यावरण अधिकार के अनुरूप जो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार का एक अंग माना जाता है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। अब क्वेश्चन नंबर 15 आपका क्या कह रहा है, चलिए बात करते हैं। ये IAS प्री 2018 का आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण NTG किस प्रकार केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB से भिन्न है। ठीक है, नंबर 1 NGT का गठन एक अधिनियम द्वारा किया गया था जबकि CPCB का गठन सरकार के कार्यपालक आदेश से किया गया था। और नंबर 2 NTG पर्यावरणीय न्याय उपलब्ध कराता है और उच्चतर न्यायालयों में मुकदमों के भार को कम करने में सहायता करता है, जबकि CPCB झरनों और कुओं की सफाई को प्रोत्साहित करता है तथा देश में वायु की गुणवत्ता में सुधार लाने का एक लक्ष्य है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही है। एक कथन सही बताना है। ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी ए और 2 दोनों, ऑप्शन डी ना तो ए यानी ना तो 1 और ना ही 2। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी।
कौन सा है? बी, केवल 2। ठीक है, जो एनटीजी पर्यावरण न्यायालय उपलब्ध कराता है और उच्चतर न्यायालय मुकदमों के भार को कम करने में सहायता करता है, जबकि सीपीसीबी झरनों और कुओं की सफाई को प्रोत्साहित करता है। ठीक है, तथा देश में वायु की गुणवत्ता में सुधार लाने का एक लक्ष्य रखता है। ठीक है, देखिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना अक्टूबर 2010 में हरित राष्ट्रीय अधिनियम 2010 के तहत वनों एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों के पर्यावरण संरक्षण से संबंधित मामलों में प्रभावी एवं तीव्र निपटान के लिए की गई थी। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एक सांविधिक संगठन है जिसका गठन सितंबर 1974 में जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत किया गया था। स्पष्ट है कि कथन ए असत्य है। ठीक है, जो हमारा ए था वो क्या था? असत्य था। जो हमारा एक कथन था वो असत्य हो गया। अब कथन 2 पर जब बात हुई तो पर्यावरणीय मुद्दों पर राष्ट्रीय हरित अधिकरण का समर्पित क्षेत्र अधिकार द्रुत क्षति से पर्यावरण न्याय उपलब्ध कराता है तथा उच्चतर न्यायालयों में मुकदमों का भार कम करने में मदद करता है। जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 तथा वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 में वर्णित सीपीसीबी के मुख्य कार्यों में नदियों एवं कुओं की स्वच्छता को बढ़ावा देने तथा देश में वायु की गुणवत्ता में सुधार करना शामिल है। अतः हमारा जो कथन 2 है वो बिल्कुल सही है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 यूपी पीसीएस मेंस 2017 का आया हुआ क्वेश्चन है और इसका एकदम राइट आंसर आना चाहिए। ठीक है, राष्ट्रीय हरित ट्रिब्यूनल यानी एनटीजी प्रभावी हुआ अक्टूबर 2010 से, नवंबर 2008 से, जनवरी 2011 से, अप्रैल 2012 से। बताइए, ऑप्शन सारे मैंने आपके दे दिए और मैंने अभी पढ़ाया भी था एनटीजी कब पारित हुआ था। तो एनटीजी आपका पारित हुआ था अक्टूबर 2010 से, यानी ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, देखिए एक बार फिर डिटेल्स बता दे रहा हूँ। राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसे हम एनटीजी कहते हैं, का गठन 18 अक्टूबर 2010 को राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत हुआ था और यह इसी तारीख से प्रभावी हो गया। इस अधिकरण का गठन पर्यावरण बचाव और वन संरक्षण तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों सहित पर्यावरण से संबंधित किसी भी कानूनी अधिकार के प्रवर्तन और क्षतिग्रस्त व्यक्ति अथवा संपत्ति के लिए अनुदोष तथा क्षतिपूर्ण प्रदान करना और इससे जुड़ी हुए मामलों का प्रभावी और तीव्र गति से निपटारा करने के लिए किया गया है। चलिए, अब इसका जो ऑप्शन ए था बिल्कुल राइट आंसर था। अब हम नेक्स्ट नोट्स पे आते हैं और हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है पर्यावरण परीक्षोपयोगी तथ्य। ठीक है, इस पर बात करते हैं। चलिए देखिए, पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य निम्नलिखित हैं। ठीक है, देखिए प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचकांक है तथा वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा से हो रहे जलवायु परिवर्तन प्राकृतिक वनस्पति में भी परिवर्तन हो रहे हैं। ठीक है, जलप्रद पौधे यानी जिसे हम बोल सकते हैं वाटर लविंग प्लांट्स और क्वाटरिक प्लांट्स वे हैं। ठीक है,
जो जल में, जैसे वाटर लिली, दलदली भूमि या तालाबों के किनारे पाए जाते हैं। ठीक है। जलवायु की आर्द्रता कम होने पर इसका क्षरण होने लगता है। ठीक है। एक सेकंड। देखिए, इको मार्क प्रमाण पत्र उन भारतीय उत्पादकों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण है। यानी इको मार्क किन्हें दिया जाता है? जो हमारे जो भी भारतीय उत्पादक हैं और जो हमारे पर्यावरण के प्रति अनुकूल हैं, यानी जो हमारे लिए अच्छा होता है वही तो हमारा मित्र होता है। तो जो हमारे पर्यावरण के अनुकूल हैं उन्हें इको मार्क प्रमाण पत्र दिया जाता है। यह प्रमाण पत्र ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स द्वारा वर्ष 1991 से दिया जा रहा है। ठीक है। अब आपसे पूछ लेता है कि इको मार्क प्रमाण पत्र कब से दिया जा रहा है? तो वर्ष 1981 से दिया जा रहा है। और किसके द्वारा दिया जा रहा है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। ठीक है। देखिए, अति नगरीकरण और औद्योगिकीकरण, संतुलन विकास, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तथा जैव विविधता के संरक्षण, इन तीनों के लिए हानिकारक हैं। ठीक है। देखिए, डब्ल्यू एम एडम्स द्वारा लिखित हरित विकास यानी ग्रीन डेवलपमेंट है। ठीक है। अगर आपसे पूछ लेता है कि डब्ल्यू एम एम्स द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है, तो आप बोल सकते हो हरित विकास। इसे इंग्लिश में बोलते हैं ग्रीन डेवलपमेंट। ठीक है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसे याद कर लेना। और इसका जो पूरा नाम है, इसका पूरा नाम क्या है? ग्रीन डेवलपमेंट या एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी इन ए डेवलपिंग वर्ल्ड। ठीक है। इस पुस्तक का पहला संस्करण, अब आपसे पूछ लेता है कि हरित विकास पुस्तक का पहला संस्करण किस वर्ष में प्रकाशित हुआ था, तो आप बता सकते हो कि इस पुस्तक का पहला संस्करण 1990 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है। अब देखिए, एल्सवर्थ हटिंगटन द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? तो आप बता सकते हो कि उस पुस्तक का नाम है सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट, जिसका प्रथम प्रकाशन 1915 में हुआ था। ये पुस्तकें और उनका प्रकाशन जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप याद कर लीजिएगा। ठीक है ना। चलिए, अब नेक्स्ट हम चलते हैं। देखिए, साइलेंट स्प्रिंग पर्यावरण विज्ञान से संबंधित एक पुस्तक है। अब आपसे पूछा जाए कि साइलेंट स्प्रिंग पुस्तक किससे संबंधित है, तो पर्यावरण विज्ञान से संबंधित है। जिसकी लेखिका यानी इसके लेखक या लेखिका कौन है, तो इसकी लेखिका अमेरिकी जीव विज्ञानी, जो जीव विज्ञान की लेखिका थी एवं संरक्षणविद रेचल कार्सन है। ठीक है। यानी साइलेंस स्प्रिंग की जो लेखिका है वो कौन है? रेचल कार्सन। यह पुस्तक सितंबर 1962 में प्रकाशित हुई। अब आपसे पूछ लेता है कि यह पुस्तक कब प्रकाशित हुई, तो यह सितंबर 1962 में प्रकाशित हुई। देखिए, प्राकृतिक कृषि एवं अन्वेषक मसानोबु फुकुओका, यह एक जापानी किसान एवं दार्शनिक थे। ठीक है। एक जापानी किसान एवं दार्शनिक का नाम क्या था, तो आप इसे बोल सकते हो मसानोबु फुकुओका। ठीक है। पर्यावरण संरक्षण के लिए 17 से
24 वर्ष के 15,000 युवाओं को नियुक्त किया गया था। अब आपसे पूछा जाता है पर्यावरण संरक्षण के लिए कितने से कितने वर्ष तक के युवाओं को लिया गया था और उनकी संख्या क्या थी, तो आप बता सकते हो 17 से 24 वर्ष के युवाओं को लिया गया था और इनकी संख्या 15,000 थी। ठीक है, को नियुक्त करने का उद्देश्य ऑस्ट्रेलिया ने ग्रीन आर्मी को लॉन्च किया था। यानी ये किससे रिलेटेड थे, ये ऑस्ट्रेलिया ने जो किया था वो ग्रीन आर्मी द्वारा लॉन्च किया था। ठीक है, ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने इस कार्यक्रम हेतु $360 मिलियन आवंटित किए थे। एक और क्वेश्चन आपका यहाँ से निकल के आएगा कि ये बताइए कि जो ग्रीन आर्मी लॉन्च किया था तो ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने इस कार्यक्रम हेतु कितने मिलियन डॉलर आवंटित किए थे, तो आप कह सकते हो 360, या पर्यावरण संरक्षण के लिए कितने मिलियन डॉलर आवंटित किए थे, तब भी आप आंसर इसका 360 ही लगाएंगे। जिससे प्रति वर्ष 500 परियोजनाओं को सहायता प्रदान की जाएगी। कितनी परियोजनाओं को सहायता प्रदान करने की बात की गई थी, 500 परियोजनाओं को सहायता प्रदान करने की बात की गई थी। वर्तमान में इस कार्यक्रम को बंद कर दिया गया है, अभी ये जो कार्यक्रम है वो नहीं चल रहा है। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए पालाचीमाड़ा दक्षिण भारतीय राज्य केरल के पलक्कड़ जिले में अवस्थित एक छोटा सा गांव है। ठीक है, कोको कोला कंपनी ने यहाँ अपनी इकाई स्थापित की, यानी अपनी जड़ जमाई, जिससे बड़े पैमाने पर इस क्षेत्र के जल का दोहन करने के कारण पर्यावरण को भारी क्षति हुई। ठीक है, पर्यावरण को क्या हुआ था, कोको कोला कंपनी से पर्यावरण को भारी क्षति हुई। पंजाब के मार्कफेड, ठीक है, पंजाब के मार्कफेड और इस्राइल के सयाग के बीच 21 अप्रैल, ठीक है, पंजाब के और सयाग के बीच में 21 अप्रैल 2002 को हुए एक समझौते, जिसमें एक समझौता हुआ था जिसके तहत क्या था, पंजाब में ग्रीन हाउस कृषि के माध्यम से सब्जियां उगाई गई। ठीक है, जिसे अब नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी एवं अंतरराष्ट्रीय मतदान कंपनी या ग्लोब स्केन ग्रीन डेस्क 2009 स्कोर के तहत भारत को शीर्ष स्थान दिया गया, यानी भारत को उच्च स्थान प्राप्त हुआ। इसमें विभिन्न देशों में पर्यावरणीय रूप से धारणीय उपभोक्ता व्यवहार के अनुसार अंक दिया जाता है। ग्रीन डेस्क 2014 के स्कोर के अनुसार भी भारत इस संदर्भ में प्रथम स्थान पर रहा, यानी 2014 में भी क्या हुआ, भारत ही प्रथम स्थान पर रहा। भारत में कृषि के पर्यावरण अनुकूल दीर्घ स्थायी विकास के लिए श्रम, सस्यन, कार्बनिक खादें, नाइट्रोजन यौगिकीकरण, पौधे और कीट प्रतिरोधक रस्य किस्मों का प्रयोग सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है ना दोस्तों, चलिए अब आपसे एक क्वेश्चन आता है और ये तो बहुत सी परीक्षाओं में पूछा गया, छोटी मोटी में भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, देखिए विश्व पर्यावरण दिवस आपका कब मनाया जाता है, तो बच्चों को मोस्टली पता होता है 5 जून, और कुछ बच्चे ऐसे भी नमूने टाइप के होते हैं जो कि उन्हें नहीं पता होता। ठीक है, तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, और ये कब से मनाया जाता है, तो जो हमारा प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस 1974 में मनाया गया था। उल्लेखनीय है कि स्टॉकहोम
अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन वर्ष 1972 में आयोजित किया गया था, यानी विश्व पर्यावरण दिवस कब आयोजित किया गया था? स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन चल रहा था, वहाँ आयोजित किया गया था। पर्यावरण पर यह पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन था। ठीक है, इसी सम्मेलन में 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। ठीक है, और विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक 5 जून को मनाया जाता है। जैसा कि मैं अभी बता रहा था, वर्ष 1919 में, ठीक है, सॉरी, वर्ष 2019 में, वर्ष 2019 में 19 में पर्यावरण विश्व पर्यावरण दिवस का केंद्रीय विषय, ठीक है, केंद्रीय विषय जिसे हम थीम बोलते हैं। ठीक है, तो वर्ष 2019 में विश्व पर्यावरण दिवस का केंद्रीय विषय कौन सा था? तो कौन केंद्रीय विषय था, यानी इसकी जो थीम थी वो थी वायु प्रदूषण, एयर पॉल्यूशन। ठीक है, वर्ष 2019 में विश्व पर्यावरण दिवस का मेजबान देश चीन था। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस का जो मेजबान देश कौन था? चीन था। यहीं से क्वेश्चन निकलेंगे। ठीक है, और वर्ष 2020 की थीम क्या थी? वर्ष 2020 की थीम थी जैव विविधता, तथा इसका जो मेजबान देश था वो कौन था? कोलंबिया था, जो जर्मनी की साझेदारी में था। ठीक है, और वर्ष 2021 में विश्व पर्यावरण दिवस की थीम कौन सी थी? तो उनकी थीम थी इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। ठीक है, तथा इसका जो मेजबान देश था वो कौन था? पाकिस्तान था, यूएनईपी की साझेदारी में था। ठीक है, और सबसे ज़्यादा बैकवर्ड वाली पूछी जाती है अब नज़दीकी, तो 2022 में विश्व पर्यावरण दिवस की थीम थी ओनली वन अर्थ, और इसका मेजबान देश था स्वीडन। ठीक है, चलिए अब यहीं से आपसे क्वेश्चन लगवाएंगे। चलिए अब इसका क्वेश्चन है, और जो भी डाउट्स होंगे तो क्वेश्चन के थ्रू हम क्लियर कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए यूपीपीसीएस प्री में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए, अब नीचे 2 वाक्यांश दिए गए हैं। ठीक है, कथन ए, प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचकांक है। कारण है इसका आर, जलप्रिय पौधे आर्द्र जलवायु में पाए जाते हैं। उपयुक्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक सही कूट बताना है। ठीक है, कौन सा सही है? ऑप्शन ए है, ए और आर दोनों सही हैं, तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन बी है, ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी है इसका, ए सही है किंतु आर गलत है, और ऑप्शन डी है इसका, ए गलत है किंतु आर सही है। अब इसमें से आपको ऑप्शन बताना है कि कौन सा सही है। देखिए, पहली बात हम बात करते हैं हमारा जो कथन है उस पर। तो कथन है प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचकांक है, हमारी बात बिल्कुल सही है। अब इसके कारण पर चलते हैं। कारण क्या कह रहा है? कारण कह रहा है कि जलप्रद पौधे आर्द्र जलवायु में पाए जाते हैं। बात तो सही है इसकी बिल्कुल। तो उपयुक्त में यानी हमारा ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। इसके लिए हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अब चलिए इसका पोस्टमार्टम करते हैं कैसे है। देखिए, प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचकांक है, ये बात हमें पता है, तथा वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा से हो रहे जलवायु परिवर्तन से प्राकृतिक वनस्पति में परिवर्तन हो रहे हैं। ठीक है, जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है तो क्या होता है, जो हमारी प्राकृतिक वनस्पतियां हैं उसमें भी परिवर्तन होते जा रहे हैं। जलप्रद पौधे यानी वाटर लविंग प्लांट्स का जलवायु की आर्द्रता कम होने पर क्षरण होने लगता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि कथन
एवं कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन का सही स्पष्टीकरण है। ठीक है, चलिए भाई अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए यूपी पीसीएस प्री 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है और क्वेश्चन सारे जो मैंने अभी तुम्हारा नोट्स पढ़ाया है उसी से रिलेटेड हैं। ठीक है, इको मार्क उन भारतीय उत्पादकों को दिया जाता, कौन से भारतीय उत्पादकों को इको मार्क दिया जाता, जस्ट अभी तुरंत पढ़ा है, बताइए। ऑप्शन ए शुद्ध एवं मिलावट रहित हों, ऑप्शन बी है आपका प्रोटीन समृद्ध हों, ऑप्शन सी है आपका पर्यावरण के प्रति महत्वपूर्ण हो, ऑप्शन डी है आर्थिक दृष्टि से व्यवहार हो। अब देखिए जो हमारे लाभदायक होता है या जो हमारे साथ रहता है वो हमारा मित्र कहलाता है। तो जब हमारे मैत्रीपूर्ण हो तो क्या है, ऑप्शन सी पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए अब ये तो मैंने आपको बताया ही था कि इको मार्क प्रमाण पत्र उन भारतीय उत्पादकों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हों। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। यूपी पीसीएस प्री 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, इको मार्क प्रतीक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ठीक है, अब ये पूछ रहा है आपसे कि ये किससे संबंधित है। ऑप्शन ए है इसका सर्वोच्च गुणवत्ता की सामग्री से, ऑप्शन बी है पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री से, ऑप्शन सी है इसका निर्यातित सामग्री से और ऑप्शन डी है आयातित सामग्री थे। तो आपको बताया गया कि ये पर्यावरण से रिलेटेड है, तो ये पर्यावरण से जो रिलेटेड है तो इसका मतलब ये है कि इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। तो पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री से संबंधित है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये भी यूपी पीसीएस मेंस में 2004 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादकों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने आरंभ किया एग मार्क का, ठीक है, या आपका इको मार्क का, या ऑप्शन सी ISI मार्क का, या ऑप्शन डी वाटर मार्क का। तो इको मार्क की बात चल रही है तो डेफिनेटली इको मार्क ही होगा। ठीक है, और इसे याद कर लीजिए, पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता को चिन्हित करने के लिए सरकार ने आरंभ किसका किया था, इको मार्क का। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका यूपी पीसीएस प्री 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, वर्ष 1962 में प्रकाशित, ठीक है, वर्ष 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंस स्प्रिंग जिससे विश्व के पर्यावरणीय आंदोलन को गति मिली के लेखक हैं। ठीक है, अभी ये मैंने जस्ट पढ़ाया था। अब ऑप्शन ए है इसका कैरोलीन मर्चेंट, ये तो हो ही नहीं सकते। ऑप्शन बी है इसका कार्ल मार्क्स, ये नहीं हो सकते। ऑप्शन सी मैंने बताया था कि रेचल कॉर्नस, ये ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, और ऑप्शन डी तो आपको गोपालन, ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अब क्यों है वो मैं आपको बता दे रहा हूं। देखिए साइलेंट स्प्रिंग पर्यावरण विज्ञान से संबंधित एक पुस्तक है जिसकी लेखिका, ठीक है, ये लेडीज थी, जिसकी लेखिका जीव वैज्ञानिक एवं संरक्षणविद रेचल कार्न है। यह पुस्तक 1962 में प्रकाशित हुई थी। अब आपसे ये तो इसमें दे ही दिया है, ठीक है, क्वेश्चन में। तो ये पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी, ये 1962 में प्रकाशित हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6,
ठीक है ना। ये आपका यूपीपीसीएस मेंस 2002 में आया हुआ क्वेश्चन है। नगरीकरण नगरीकरण एवं औद्योगिकीकरण हानिकारक है। ऑप्शन ए है आपका संतुलित विकास के लिए, ऑप्शन बी है आपका पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के लिए, ऑप्शन सी है आपका जैव विविधता के संरक्षण के लिए, ऑप्शन डी है आपका उपरोक्त सभी के लिए। तो इसका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब कैसे है देखिए, संतुलित विकास के लिए भी ये हानिकारक है, पर्यावरण पारिस्थितिकी के लिए भी हानिकारक है और जैव विविधता के संरक्षण के लिए भी हानिकारक है, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही है। देखिए, अति नगरीकरण और औद्योगिकरण, संतुलित विकास, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तथा जैव विविधता के संरक्षण, इन तीनों के लिए यह हानिकारक है, जैसा कि मैंने साथ के साथ आपको बता दिया। अब आप क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये भी यूपीपीसीएस प्री 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। हरित विकास यानी ग्रीन डेवलपमेंट के लेखक कौन है? बताइए, जल्दी फटाफट आंसर दीजिए। ऑप्शन ए है आपका एम जे व्रिट्सा, ऑप्शन बी है एम निकोलसन, और ऑप्शन सी है आर एच वीटेकर, और ऑप्शन डी है डब्ल्यू एम एड्स। बताइए, इसका आंसर है डी, ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी द राइट आंसर। हरित विकास यानी ग्रीन डेवलपमेंट के लेखक डब्ल्यू एम एड्स हैं। ठीक है, आप बता सकते हैं इसे। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 उत्तराखंड पीसीएस प्री 2002 में आया हुआ क्वेश्चन है। प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक है। ठीक है, ऑप्शन ए मसानोबु फुकुओका, ये आपको अटपटे नाम से याद रहेगा, वैसे भी यही सही आंसर है। ऑप्शन बी एम एच रंधावा, गलत। ऑप्शन सी एम एस स्वामीनाथन, ये भी गलत। ऑप्शन डी नॉर्मन बोरलॉन्ग, ये भी गलत। तो इसका सही आंसर ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, प्राकृतिक कृषि के अन्वेषक मसानोबु फुकुओका हैं। वह एक जापानी किसान एवं दार्शनिक थे। ये साथ में और क्या थे? एक जापानी किसान भी थे और दार्शनिक भी थे। ठीक है ना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ये एमपीपीसीएस प्री 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। प्राकृतिक कृषि क्वेश्चन नंबर 9, पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को किसने प्रारंभ किया था? देखिए, ऑप्शन बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन ए है इसका जापान, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी है इजिप्ट। तो इसका ऑप्शन जो सी है इज द राइट आंसर। ऑस्ट्रेलिया ने किया था ग्रीन आर्मी को प्रारंभ। ठीक है, तो या लॉन्च करना या प्रारंभ करना एक ही बात है। ठीक है, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ये यूपीपीसीएस प्री 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए, 20वीं सदी के 80 के दशक के मध्य विकास के नकारात्मक पक्षों का विस्तार से चर्चा की गई। निम्नलिखित में से कौन सा एक उनमें महत्वपूर्ण नहीं था? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उनमें महत्वपूर्ण नहीं था? ऑप्शन ए प्राकृतिक संसाधनों का संचरण, ऑप्शन बी पर्यावरण प्रदूषण, ऑप्शन सी राजनीतिक एवं विकास, ऑप्शन डी जनसामान्य का विस्थापन एवं पुनर्वास। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर है। ठीक है, देखिए 20वीं सदी के
80 के दशक के मध्य विकास के नकारात्मक पक्षों पर विस्तार से की गई चर्चा में प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण, पर्यावरण प्रदूषण, जनसामान्य का विस्थापन एवं पुनर्वास आदि मुख्य विषय थे, लेकिन राजनीतिक एवं विकास चर्चा का विषय नहीं था। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर था। ठीक है, चलिए आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ये यूपी लोअर सब इसमें प्री में आया हुआ है। ठीक है, लोअर पीसीएस का क्वेश्चन है ये। अब देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। ये है पलाचीमाड़ा, जो पर्यावरण की अपार क्षति के कारण चर्चा में था। अवस्थित है कर्नाटक में है, कोंकण में है, केरल में है, तमिलनाडु में है। बताइए कौन सी जगह पे है ये। तो इसका सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, यानी ये केरल में है। ठीक है, देखिए पलाचीमाड़ा दक्षिण भारतीय राज्य के केरल के पलक्कड़ जिले में अवस्थित एक छोटा सा गांव है। ठीक है, और अब क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। यूपी पीसीएस में 2017 का आया हुआ क्वेश्चन है। ग्रीन वाश इंगित करता है। ऑप्शन ए झूम कृषि की प्रोन्नति, ऑप्शन बी नदी जल का शुद्धिकरण, ऑप्शन सी हरियाली हटाना, ऑप्शन डी पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करना। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। अब कैसे है वो बताता हूं। देखिए ग्रीन वाश उस स्थिति को संदर्भित करता है जहां एक संगठन अपने पर्यावरणीय प्रथाओं या किसी उत्पादक या सेवा के पर्यावरणीय लाभों के बारे में लोगों को गुमराह करना चाहता है। ठीक है ना। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 ये आईएएस प्री 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा एक ग्रीन वॉशिंग शब्द का सर्वोत्तम वर्ण है। ऑप्शन ए मिथ्या रूप से यह प्रभाव व्यक्त करना एक कंपनी के उत्पादक पारिस्थितिकी अनुकूली यानी इको फ्रेंडली और पर्यावरणीय रूप से उपयुक्त है। ऑप्शन बी किसी देश के वार्षिक वित्तीय विवरणों में पारिस्थितिक पर्यावरणीय लागतों को शामिल नहीं करना। ऑप्शन सी आधारित संरचना विकसित करते समय अनर्थकारी पारिस्थितिकी दुष्परिणामों की उपेक्षा करना। ऑप्शन डी किसी सरकारी परियोजना कार्यक्रम में पर्यावरणीय लागतों के लिए अनिवार्य उपबंध करना है। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। देखिए कैसे है वो मैं आपको बताता हूं। देखिए ग्रीन वॉशिंग एक भ्रामक अवधारणा देने या किसी कंपनी के उत्पादक पर्यावरण की दृष्टि से बेहतर होने के बारे में भ्रामक जानकारी प्रदान करने की प्रक्रिया है। ग्रीन वॉशिंग एक तरह से उपभोक्ताओं से किया गया भ्रामक वादा होता है, यानी जो हम वादा करते हैं ना
प्रॉमिस, तो जो भ्रांति वाला वादा है, ठीक है, जो यह स्थापित करने का प्रयास करता है कि अमुक उत्पाद पर्यावरण के अनुकूल हैं, इस प्रकार विकल्प ए सही है आपका। ठीक है, तो ग्रीन वॉशिंग शब्द एक सर्वोत्तम वर्णन है। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। देखिए, यूपीपीसीएस प्री 2012, यूपीपीसीएस मेंस 2004, 2011, 2014, उत्तराखंड पीसीएस प्री 2006, उत्तराखंड यूडीए और एलडीए प्री 2007। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, आप इसे याद रखना, 5 जून। 5 जून, ठीक है, इसका बी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अब देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। वर्ष 2020 के विश्व पर्यावरण दिवस का केंद्रीय विषय, यानी जो इसकी जो हमारा 2020 की जो थीम थी वो क्या थी, जैव विविधता थी। ठीक है, और 2021 की थीम थी वो थी पारिस्थितिकी थी। ठीक है, और 2022 की जो थीम थी वो थी ओनली वन अर्थ। ठीक है, जो मेजबान देश स्वीडन था, इसका जो मेजबान देश था वो स्वीडन था, जो जैसा कि मैंने आपको नोट्स में पढ़ाया था। चलिए, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। देखिए, समृद्धि की सीमा की अवधारणा का प्रावधान किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए क्लब ऑफ रोम, ऑप्शन बी यूनेस्को, ऑप्शन बी ब्रटलैंड आयोग, ऑप्शन डी एजेंडा 21। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, देखिए क्या हुआ था कि अप्रैल 1968 में 10 देशों के 30 व्यक्तियों का एक समूह, जिसमें वैज्ञानिक, शिक्षक, अर्थशास्त्री, मानवतावादी तथा प्रशासक आदि शामिल थे, रोम के एकेडमिया डी लिंसी में एक बैठक हुई। इस बैठक से क्लब ऑफ रोम का विकास हुआ। इसी क्लब ऑफ रोम के द्वारा ही द लिमिट्स टू ग्रोथ का प्रतिपादन किया गया। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ, सॉरी 19, क्वेश्चन नंबर 19। देखिए, जलवायु अनुकूलन कृषि के लिए वैश्विक सहबंध, यानी ग्लोबल एयरलाइंस फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, यानी GACSA के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा यह कथन सही है। यह है, ठीक है, ए GACSA 2015 में पेरिस में हुए जलवायु शिखर सम्मेलन का एक परिणाम है। 2 GACSA में सदस्यता से कोई बंधनकारी दायित्व उत्पन्न नहीं होता। नंबर 3, GACSA के निर्माण में भारत की साधक भूमिका थी। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल 1 और 3, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 2 और 3, ऑप्शन डी 1, 2, 3। देखिए, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है, केवल 2। अब वो कैसे है वो बताते हैं आपको। देखिए, GACSA को 23 दिसंबर 2014 को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासचिव जलवायु शिखर सम्मेलन के दौरान लॉन्च किया गया था, अतः कथन एक असत्य है। ठीक है, अब GACSA एक स्वैच्छिक मंच है जो सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय संगठनों, संसाधनों, सिविल सोसाइटी आदि के लिए खुला है।
GACSA की सदस्यता में कोई बंधनकारी दायित्व उत्पन्न नहीं होता, अतः कथन 2 सत्य है। भारत में इसकी स्थापना में योगदान नहीं दिया, अतः कथन 3 असत्य है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 यानी क्वेश्चन नंबर 20। देखिए, IAS प्री 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। भारतीय कृषि में पारिस्थितिकियों के संदर्भ में संरक्षण कृषि की संकल्पना का महत्व बढ़ जाता है। निम्नलिखित में से कौन कौन से संरक्षण कृषि के अंतर्गत आते हैं? देखिए, नंबर 1 धान्य कृषि पद्धतियों का परिहार। नंबर 2 न्यूनतम जोत का अपनाना। नंबर 3 बागानी फसलों की खेती का परिहार। नंबर 4 मृदा धरातलों को ढकने के लिए फसल अवशिष्ट का उपयोग। नंबर 5 स्थानिक एवं कालिक फसल अनुक्रमण फसल अपवर्तनों को अपनाना। ठीक है, अब नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग सही उत्तर चुनकर लिखिए। अब देखिए, ऑप्शन ए है इसका 1 3 4। ठीक है, ऑप्शन बी 2 3 4 5, ऑप्शन सी 2 4 और 5, ऑप्शन डी 1 2 3 5। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका सी द राइट आंसर। कैसे? देखिए, न्यूनतम जोत को अपनाना ये बिल्कुल इसके अंतर्गत आता है, और नंबर 4 भी मृदा धरातलों को ढकने का फसल का अवशिष्ट उपयोग, ये भी इसके अंतर्गत है। ठीक है, और ऑप्शन 5 जो 5वां नंबर है आपका, ये भी इसके तहत आता है, इसलिए ऑप्शन इसका सी सही है। अब इसको मैं डीपली बता देता हूँ कि संरक्षण कृषि वह पद्धति है जिसमें कृषिगत लागत को कम रखते हुए अत्यधिक लाभ व टिकाऊ उत्पादकता लाई जा सकती है। साथ ही प्राकृतिक संसाधनों जैसे मृदा जल वातावरण व जैव कारकों में संतुलित वृद्धि होती है। इसमें कृषि क्रियाओं उदाहरणतः अति शून्यकृषक यानी के साथ कृषि रसायनों एवं कार्बनिक व अकार्बनिक स्रोतों का संतुलित व समुचित प्रयोग होता है, ताकि कृषि की विभिन्न जैविक क्रियाओं पर विपरीत प्रभाव न हो। संरक्षित खेती में न्यूनतम जुताई से फसलें अवशेष मृदा की सतह पर बने रहते हैं। इससे मृदा क्षरण बहुत कम हो जाता है। सामान्यतः 30% तक फसल अवशेषों द्वारा मृदा का ढका रहना अति आवश्यक है। संरक्षित खेती में फसल विविधीकरण एवं फसल चक्र अपनाना अति आवश्यक है। सामान्यतः किसान एक ही प्रकार का फसल चक्र कई वर्षों तक अपनाते हैं, जैसे धान गेहूँ फसल प्रणाली वर्षों से किसान एक ही खेतों में लगा रहे हैं, जो मिट्टी की उर्वरकता को बनाए रखता है तथा फसल संबंधित कीटों एवं रोगों व्याधियों को भी कम करता है। अब आपका जो क्वेश्चन नंबर है वो है 21। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 को लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, ये भी आपका UPPCS मेंस 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए। कथन ए, भारत एक नागरीय जनादें वाले देश का उदाहरण है।
और कारण है आर। भारत के अधिकांश बड़े नगरों में पर्याप्त अधिकांश बड़े नगरों में पर्याप्त अब अवस्थापना का अभाव है। अब ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की व्याख्या करता है। ऑप्शन बी ए तथा आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी ए सही है किंतु आर गलत है। ऑप्शन डी ए गलत है किंतु आर सही है। तो इसका आंसर जो है, इसका सही आंसर है डी ऑप्शन, यानी ए तो इसका गलत है किंतु आर सही है। अब वो कैसे सही है मैं आपको बताता हूं। देखिए, जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार देश की लगभग 121 करोड़ की आबादी में 83.4 करोड़ यानी 68.9% लोग गांव में तथा 37.7 करोड़ यानी 31.1% लोग शहरों में निवास करते हैं। हालांकि जनसंख्या के रूप में भारतीय शहरों में रहने वाले लोग कई विकसित देशों की तुलना में अधिक हैं, फिर भी प्रतिशतता के आधार पर भारत अभी भी विकसित देशों जैसे हांगकांग, सिंगापुर से बहुत ही पीछे है, जहां की नगरीय जनसंख्या 100% है। अतः प्रतिशतता के आधार पर हम देखें तो विकसित देशों के मुकाबले भारत अभी नगरीय जनाधिक्य वाले देशों के उदाहरण में शामिल नहीं है। फिर भी भारत में नगरीयकरण की प्रवृत्ति काफ़ी तेज है। भारत के अधिकांश बड़े नगरों में पर्याप्त स्थापना का अभाव है। हालांकि नगरीकरण के इस तेज प्रवृत्ति की तुलना में शहरी सुविधाओं जैसे बिजली, पानी, शौचालय, परिवहन आदि की उपलब्धता नहीं बढ़ पा रही है, जिससे शहरों में समस्याओं का जनाधार बनता रहता है। उपयुक्त व्याख्या के आधार पर कहा जा सकता है कि कथन आर गलत है किंतु कथन ए गलत है किंतु कारण आर सही है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 22। अब देखिए 22 क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, यूपीपीएससी प्री 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर बाकी सभी देशों की प्राकृतिक पूंजी सम्मिलित किए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए वन, ऑप्शन बी जल, ऑप्शन सी सड़कें, ऑप्शन डी खनिज। अब बताइए इसका राइट आंसर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, यानी सड़कें। ठीक है, अब कैसे है देखिए, वन, जल एवं खनिज देशों की प्राकृतिक पूंजी में सम्मिलित किए जाते हैं। ठीक है, जबकि सड़कें प्राकृतिक पूंजी में सम्मिलित नहीं होती हैं या सम्मिलित नहीं की जाती हैं, इसलिए इसका जो ऑप्शन सी है वो राइट आंसर है। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्मार्ट नगर विकास का लक्ष्य नहीं है। ऑप्शन ए अच्छा शासन, ऑप्शन बी स्वच्छ हरित नगर, ऑप्शन बी स्वच्छ हरित नगर, ऑप्शन सी जीवन की गुणवत्ता का स्थिरीकरण, ऑप्शन डी स्वव्यवस्थित यानी
स्मार्ट गतिशीलता। ठीक है, इसका ऑप्शन सी राइट आंसर है। अब वो कैसे है वो भी हम आपको बताते हैं। देखिए, स्मार्ट शहर का उद्देश्य स्थानीय क्षेत्र के विकास को साकार करना और तकनीकी का उपयोग कर, विशेषकर ऐसी तकनीक जिसके स्मार्ट परिणाम मिले, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना, क्षेत्र आधारित विकास के मलिन बस्तियों को बेहतर नियोजित शहरों में रूपांतरित करने सहित और मौजूदा क्षेत्रों का रूपांतरण, पुनः संयोजन और पुनः विकास होगा। शहरी क्षेत्रों की बढ़ती आबादी को समायोजित करने के लिए शहरों के इर्द गिर्द नए क्षेत्र, हरित क्षेत्र विकसित किए जाएंगे। स्मार्ट समाधानों के प्रयोग से शहर अवसंरचना और सेवाओं में सुधार करने हेतु तकनीकी सूचना और आंकड़ों का उपयोग कर सकेंगे। इस तरह से व्यापक विकास से जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा, रोजगार सृजन होगा और सभी, विशेषकर गरीब एवं उपेक्षित लोगों की आय में बढ़ोतरी होगी, जिससे शहर समावेशी बनेंगे। ठीक है ना दोस्तों, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट करिए। ठीक है, हम आपके डाउट को दूर करेंगे। और इसी के साथ दोस्तों ये चैप्टर समाप्त होता है। अब आपका अगला चैप्टर चलेगा पारिस्थितिकी, चैप्टर 2 है आपका। ठीक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे इसके ऊपर। तो इसी के साथ दोस्तों मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।